नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 4 मेमोरी फॉर मेमोरी के कुछ खास हिस्सों पर। इसकी कहानी हमें एक ऐसे शहर में ले जाती है जहां माहौल थोड़ा अजीब है। हवा में एक शक सा फैला है। हाँ, कोई वायरस या जंग नहीं, बल्कि एक निजी किस्म का संदेह है जो हर किसी के मन में है। बिल्कुल। और इसी माहौल के बीच हमारे दो मुख्य किरदार हैं, केल वेरेल और रीवा नॉक्स। आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के हिस्से में जो भी हुआ, जो किरदारों के बीच तनाव बना और जो रहस्य सामने आए, उन्हें परत दर परत खोलें। हाँ, और ये हमें सत्य, स्मृति और जो अतीत छिपा हुआ है, उन जैसे विषयों पर सोचने को मजबूर करता है। आपने माहौल की बात की, ये अनदेखा संदेह वाला, ये कहानी के मनोवैज्ञानिक तनाव के लिए जैसे एक स्टेज सेट करता है ना? निश्चित रूप से। किरदारों के इर्द गिर्द एक रहस्य बुना गया है और कहानी शुरू से ही स्मृति या मेमोरी को एक बहुत महत्वपूर्ण थीम की तरह पेश करती है। ये कहने का एक दिलचस्प तरीका है कहानी को बिना सीधे तौर पर कुछ बताए। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है ट्रिस्ट हिल एकेडमी के मनोविज्ञान विभाग से। एक कमरा है, बिल्कुल साफ, सफेद, जैसे स्टेरिलाइज्ड हो। हाँ, बिल्कुल। बेजान सा कमरा। और हमारा किरदार केल विरेल वहीं है। उसे स्कूल के एक टेस्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोफाइल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, एक नोट के जरिए। बस एक नोट, कोई वजह नहीं बताई। नहीं, और इसीलिए उसे शक है। उसे लगता है ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये एक जाल है। वाह, और ठीक तभी एंट्री होती है रीवा नॉक्स की। हाँ, उसका आना भी बड़ा नाटकीय ढंग से बताया गया है। स्रोत कहता है, एक परछाई जिसकी कोई गूंज नहीं। ये बहुत दिलचस्प फ्रेज है। परछाई जिसकी कोई गूंज नहीं, वो जैसे अदृश्य सी है। बिल्कुल। ग्रे कपड़ों में, हाथ में क्लिपबोर्ड लिए, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई अभिवादन नहीं। और अपना परिचय भी पूरा नहीं देती है ना। हाँ, सिर्फ डॉक्टर रीवा। बस इतना ही। और वो कहती है कि वो यहाँ दबाव में छात्रों की संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने आई है। उनके बीच कोई डेस्क भी नहीं है, बस खाली जगह। ये शुरू से ही पावर डायनामिक्स दिखाता है। रीवा का ये कम बोलना, अधूरा नाम। सही कहा। ये एक जानबूझकर बनाया गया माहौल लगता है। रीवा का ये मिनिमलिस्ट अप्रोच तनाव पैदा करता है। और दूसरी तरफ केल शुरू से ही काफी सचेत है, चौकन्ना। वो साफ सुथरा कमरा और उसके नीचे छिपी मनोवैज्ञानिक जटिलता का कॉन्ट्रास्ट भी कमाल का है। बिल्कुल। और वो परछाई जिसकी कोई गूंज नहीं वाली बात, शायद ये इशारा करती है कि वो सिस्टम का हिस्सा तो है, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं, या उसकी मौजूदगी छुपाई जाती है। फिर जब केल मजाक में पूछता है तो दिमागी खेल, तो रीवा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। हाँ, और वो मुस्कान शायद तनाव कम करने के बजाय और बढ़ा देती है, जैसे वो कह रही हो, हाँ तुम समझ गए। बिल्कुल। ये दिखाती है कि स्थिति पर उसका नियंत्रण है, या कम से कम वो ऐसा जताना चाहती है। ठीक है, तो इसके बाद शुरू होता है वो सवालों का दौर। हाँ, तेजी से सवाल पूछे जाते हैं और केल के जवाब वो काफी तीखे और सोचे समझे लगते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है? हाँ, जैसे रीवा पूछती है, क्या लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं? केल कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को ढोंग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। काफी सिनिकल नजरिया है। फिर पूछा जाता है, क्या तुम झूठ बोलते हो? जवाब, केवल तब जब सच्चाई मायने नहीं रखती। अच्छा। क्या सभी सच सामने आने चाहिए? इस पर वो थोड़ा रुकता है, फिर कहता है, केवल अगर वे खतरनाक हो। खतरनाक किसके लिए? रीवा यही पूछती है। केल कहता है, उस तरह के लोगों के लिए जो उन्हें छिपाते हैं। वाह, इन जवाबों से केल का पूरा वर्ल्ड व्यू साफ झलकता है। वो दुनिया को शक की नजर से देखता है, सच को एक तरह का हथियार मानता है, खासकर सत्ता या राज छिपाने वालों के खिलाफ। और खास बात यह है कि रीवा ये सब लिख नहीं रही। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो केल की आंखों में देख रही है, उसकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ रही है, शब्दों से ज्यादा। बिल्कुल। वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रही, वो उसे समझने की कोशिश कर रही है। और फिर आता है वो सवाल जिससे केल जाल समझ रहा था। कौन सा? रीवा पूछती है, अगर किसी में दुनिया के हर झूठ को उजागर करने की क्षमता हो, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा, ये सीधा जाल बिछाया गया है। हाँ, और केल का जवाब यहाँ बहुत बहुत अहम है। क्या कहता है वो? वो कहता है, उनकी रक्षा करें या उन्हें रोकें, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ हैं। वाह, ये सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल, ये रीवा के शक की पुष्टि कर देता है एक तरह से।
केल बिना कुछ कबूले ये दिखा देता है कि वो खेल समझ रहा है और वो डर नहीं रहा है। हाँ, वो पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वो भी रीवा को देख रहा है, उसे परख रहा है। स्रोत भी यही कहता है। वो जानता है, वो भाग नहीं रहा है, वो भी उसे देख रहा है। यहाँ स्थिति बदल जाती है। अब सिर्फ रीवा केल का टेस्ट नहीं ले रही। अब केल भी रीवा का टेस्ट ले रहा है। हाँ एक तरह से आपसी अवलोकन चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और बातचीत खत्म होती है रीवा के ये कहने पर, तुम दिलचस्प हो। और केल का जवाब, आप भी। ये आपसी अवलोकन पूरी स्थिति को जैसे बराबरी पर ले आता है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वर और सब्जेक्ट का रिश्ता नहीं रहा, एक दिमागी मुकाबला शुरू हो गया है। सही कहा। जहां दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा ये मुकाबला आगे कहां जाता है। तो इस तनाव भरे सीन के बाद कहानी हमें उसी रात केल के कमरे में ले जाती है। अच्छा। वो बेचैन है, रीवा नॉक्स के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर वो जैसे कोई भूत हो। मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं, कोई साफ डिजिटल तस्वीर तक नहीं, सब धुंधली या रिफ्लेक्शन वाली। जैसे इसे जानबूझकर मिटाया गया हो। सिस्टम में एक भूत। हाँ, पर केल के पास एक अजीब सी चीज है, एक आईने का टुकड़ा, मिरर शार्ड। ये वही आईना है जिसका जिक्र बाद में भी आता है। हाँ, शायद उसी से जुड़ा है। और ये टुकड़ा उससे जानकारी के बदले एक कीमत मांगता है। कीमत? कैसी कीमत? एक याद। और कोई मामूली याद नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कोर स्तर की याद। स्मृति, जानकारी के बदले, ये कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा है। मेमोरी यहाँ जैसे करेंसी बन गई है। बिल्कुल। सच जानने के लिए आपको अपनी पहचान का, अपने अतीत का एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान की असली कीमत क्या है। क्या आप सच जानने के लिए अपनी सबसे कीमती यादें कुर्बान करने को तैयार हैं? केल के लिए ये फैसला आसान नहीं है। रीवा का सच जानना बहुत जरूरी लग रहा है उसे, पर कीमत बहुत ज्यादा है। वो क्या चुनता है? वो एक बहुत मुश्किल चुनाव करता है, अपनी सबसे प्यारी याद छोड़ने का फैसला। सबसे प्यारी याद कौन सी? 9वें जन्मदिन की याद। पिता, झील, धूप। वो कहता है ये वो आखिरी बार था जब उसने सुरक्षित महसूस किया था। और वो आईने में टाइप करता है, मैं इसे अब और याद नहीं रखना चाहता। ओहो, इस त्याग का वजन महसूस किया जा सकता है। सबसे प्यारी याद, आखिरी बार जब सुरक्षित महसूस किया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उसके भावनात्मक सहारे का, उसकी पहचान का हिस्सा है। सच जानने की उसकी बेताबी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी सुरक्षा की वो भावना कुर्बान करने को तैयार है। और याद देने के बाद क्या होता है? उसे शारीरिक पीड़ा होती है। स्रोत बताता है कि एक ठंडी लहर दौड़ती है, दौरे जैसी स्थिति होती है, 2 मिनट तक हिल नहीं पाता। और फिर जानकारी मिलती है। हाँ, जानकारी स्क्रीन पर आती है। रीवा नॉक्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेटिव, एथिक्स डिवीजन। एथिक्स डिवीजन। उसका एक कोड नेम या उपनाम भी है, ऐश एजेंट। और वो जुड़ी है द हॉलो प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट के से। प्रोजेक्ट के, ये नाम केल को कुछ याद दिलाता है क्या? हाँ, कुछ धुंधला सा। अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली स्कूल टेस्ट नहीं था। रीवा और केल का कनेक्शन कहीं गहरा है। और ये एथिक्स डिवीजन, ये नाम ही विरोधाभासी लगता है। क्या ये नैतिकता लागू करते हैं या उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। लेकिन फाइल में एक और जानकारी है जो केल को एकदम हिला देती है, लाल रंग में लिखी हुई। क्या है वो? विषय विरेल केल, मूल परीक्षण प्रतिभागी, संज्ञानात्मक लचीलापन, विसंगति ग्रेड, स्मृति दमन पूर्ण। स्मृति दमन पूर्ण, मेमोरी सेपरेशन कंप्लीट। हाँ, ये पढ़कर केल सन्न रह जाता है। उसकी यादें मिटाई गई हैं। वो किसी प्रोजेक्ट का विषय था, एक प्रतिभागी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। उसे एहसास होता है कि रीवा से उसका सामना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो उससे पहले भी मिल चुकी है, शायद उस प्रोजेक्ट के दौरान। वो सिर्फ ऑरविन से टकराया नहीं था, वो उसका हिस्सा था। स्मृति दमनपूर्ण, ये सिर्फ याददाश्त खोना नहीं है। इसका मतलब है कि शायद उसके व्यक्तित्व को, उसके फैसलों को, उसकी पूरी पहचान को जानबूझकर बदला गया है। हाँ, कहानी यहाँ ये सवाल उठाती है कि क्या बिना अपनी पूरी यादों के कोई व्यक्ति सच में वो खुद हो सकता है? और वो विसंगति ग्रेड का लचीलापन, एनॉर्मल ग्रेड कॉग्निटिव रेजिलियंस। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद वो परीक्षणों पर ऐसी प्रतिक्रिया देता था जो सामान्य नहीं थी, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। हाँ, शायद जो उसे खास या खतरनाक बनाती थी सिस्टम के लिए। विषय, परिणाम,
ये शब्द उसकी पूरी आत्मछवि पर सवाल खड़े कर देते हैं। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, बल्कि वो किसी प्रयोग का नतीजा है। ये बहुत डरावना एहसास है। इसके बाद कहानी का नजरिया बदलता है। अब हम रीवा को देखते हैं। अच्छा, अब रीवा का पर्सपेक्टिव। हाँ, हम उसे उसके अपार्टमेंट में देखते हैं देर रात। वो स्क्रीन पर देख रही है केल की 10 साल पुरानी प्रोफाइल। 10 साल पुरानी। हाँ, ज्यादातर रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं जैसा केल को पता चला, पर एक तस्वीर बची है। तस्वीर किसकी? 7 साल के केल की। एक ठंडे सफेद कमरे में बैठा है और एक पूरे काले आईने को घूर रहा है, एक फुल लेंथ ब्लैक मिरर। काले आईने को? तो यह आईने वाली तकनीक बहुत पुरानी है। लगता तो है। और तस्वीर के नीचे एक कैप्शन लिखा है। क्या लिखा है? वह इससे जुड़ गया, आईने ने उसे अस्वीकार नहीं किया। He bonded with it. The mirror didn't reject him. ओह, तो केल का अतीत इस आईने की तकनीक से बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ। और रीवा ये सब जानती थी शुरू से। हाँ, वो जानती थी कि केल खास है, उसका इस आईने से कोई कनेक्शन है। और तभी उसका वो सवाल टेस्ट के दौरान, अगर किसी में दुनिया के हर झूठ को उजागर करने की क्षमता हो, वो शायद सीधे केल की इसी क्षमता की ओर इशारा कर रही थी। हो सकता है। और फिर इस सीन के अंत में रीवा धीरे से फुसफुसाती है अकेले में, क्या? तुम मुझे अभी तक याद नहीं करते हैं ना? You don't remember me yet, do you? और फिर वो बत्ती बंद कर देती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि उनका एक साझा अतीत है, एक ऐसा इतिहास जिसे केल याद नहीं कर सकता क्योंकि स्मृति दमनपूर्ण है। सही। ये रीवा के किरदार में भी एक परत जोड़ता है। वो सिर्फ एक ड्यूटी पर तैनात एजेंट नहीं लगती, उसका इस कहानी से, केल से एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी है जो शायद काफी जटिल है। प्रोजेक्ट के और उनके रिश्ते का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। बिल्कुल। अब हम कहानी के इस अंश के अंतिम दृश्य पर आते हैं। ठीक है। केल अंधेरे में बैठा है, हाथ में वही आईने का टुकड़ा है जिससे उसे जानकारी मिली थी। वो आईने से पूछता है, मैं क्या हूँ? व्हाट एम आई? अपनी पहचान पूछ रहा है वो, उस चीज से जिसने शायद उसकी पहचान छीनने में भूमिका निभाई हो। हाँ, पर आईना इस बार सीधा जवाब नहीं देता, कोई टेक्स्ट नहीं आता। तो फिर क्या होता है? वो एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाता है। रिकॉर्डिंग? किसकी? उसकी माँ की, सालों पहले की। वो मूल आईने के सामने खड़ी है, शायद वही काला आईना जो तस्वीर में था। उसकी आवाज शांत है पर डरी हुई। माँ की रिकॉर्डिंग आईने पर? वो क्या कह रहे हैं? वो केल को चेतावनी दे रही हैं। वो कहती हैं, अगर ये तुम्हें फिर कभी मिले केल, तो उस पर विश्वास मत करना जो ये दिखाता है। ये सच्चाई नहीं है, ये प्रलोभन है। प्रलोभन? टेम्पटेशन? ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, वीडियो बंद हो जाता है, केल का चेहरा अंधेरे में है। अब तक वो जो कुछ भी जानता था, जिस आईने पर वो भरोसा करने लगा था सच जानने के लिए, वो सब सवालों के घेरे में आ गया। ठीक जब उसे लगा कि उसे सच का एक जरिया मिला है, उसी की माँ की चेतावनी उसे उसी स्रोत पर संदेह करने को कह रही है। ये सच्चाई बनाम प्रलोभन वाली बात, ये क्लासिक मुद्दा है, पर यहाँ बहुत पर्सनल हो जाता है। क्या आईना वाकई सच दिखाता है, या वो हमारी इच्छाओं, हमारे डर, हमारी जरूरतों को ही हमें वापस दिखाता है, हमें लुभाता है? इस चेतावनी ने तो केल की पूरी नींव हिला दी होगी। जिस एकमात्र सहारे से वो सच जानने की कोशिश कर रहा था, और वो भी भरोसे के लायक नहीं रहा। तो फिर सच क्या है? वास्तविकता क्या है? उसकी अपनी पहचान क्या है? ये सवाल अब पहले से भी ज्यादा मुश्किल और चुभने वाले हो गए। यहीं ये अंश समाप्त होता है। हाँ, ये उसे एक बहुत ही मुश्किल और अनिश्चित स्थिति में छोड़ देता है। क्या वो आईने पे भरोसा करना जारी रखेगा, ये सोचकर कि माँ शायद किसी डर से ऐसा कह रही थी, या वो अपनी माँ की चेतावनी पर ध्यान देगा? ये संघर्ष कहानी के अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है। ये दिखाता है कि सच जानना हमेशा आसान या सीधा नहीं होता, खासकर जब यादें और तकनीक दोनों ही अविश्वसनीय हो सकती हैं। तो अगर हम इन अंशों को संक्षेप में देखें, तो हमने केल और रीवा के बीच का वो शुरुआती तनाव देखा जो एक गहरे रहस्य की ओर ले गया। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक टेस्ट जो असल में कुछ और ही था। फिर केल का अपनी सबसे प्यारी याद की कीमत पर सच जानने की कोशिश करना, और फिर ये पता चलना कि उसकी यादें तो पहले ही मिटाई जा चुकी हैं। स्मृति दमनपूर्ण, वो किसी प्रोजेक्ट के का हिस्सा था। में केल अनजान है, और वो काले आईने वाली तस्वीर, हाँ, जो केल के आईने की तकनीक से पुराने कनेक्शन की ओर इशारा करती है। और अंत में माँ की वो चेतावनी जिसने उस आईने पर ही सवाल खड़ा कर दिया जो सच का जरिया लग रहा था। उसे प्रलोभन कहना ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। बिल्कुल।
इससे पहचान, स्मृति की प्रकृति और सत्य की असल कीमत जैसे जो केंद्रीय विषय थे वो और भी जटिल हो गए। सही कहा। ये अंश हमें किरदारों की जटिलताओं और उस रहस्य के जाल में और गहरे ले जाते हैं जिसमें वो फंसे हुए लगते हैं। स्मृति का हथियार और मुद्रा दोनों की तरह इस्तेमाल होना, हाँ, सच्चाई की बहुस्तरीय प्रकृति और पहचान की अनिश्चितता, ये सब विषय बहुत प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आते हैं इन हिस्सों में। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जो सीधे इन अंशों से जुड़ा है, पर थोड़ा और आगे सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? अगर हमारी यादें ही हमारी पहचान का आधार हैं, हमारी बुनियाद हैं, तो उन यादों के साथ छेड़छाड़ होने पर या उनके मिटा दिए जाने पर उस पहचान का क्या होता है? क्या सच जानना हमेशा हमें आज़ाद करता है, या कभी-कभी सच का सामना करना उस कीमत से ज़्यादा भारी पड़ सकता है जो हमें चुकानी पड़ती है? शायद कभी-कभी अज्ञान ही सुरक्षा है।